Okay, dear. So we're discussing about the preeclampsia. Okay, we discussed about chronic hypertension, the gestational hypertension, and I told you कि sometimes gestational hypertension किस में convert होता है preeclampsia में. Okay, तो preeclampsia को आपने ठीक करना है. Preeclampsia क्या चीज़ है? Actually इसमें क्या होता है? एक तो इसमें हमारा blood pressure increase होता है, systolic or diastolic blood pressure. Okay, including that the patient will have proteinuria that is more than 300 milligrams of the protein. या तो फिर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है और ये कब होता है आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ द गेस्टेशन. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द प्री एक्लैम्सिया. लेकिन कभी कभी क्या है कि ये जो प्री एक्लैम्सिया ये बहुत ही सीवियर फीचर्स शो करता है. उन सीवियर फीचर्स के अंदर होता क्या है, लिसन वेरी केयरफुली. जब प्री एक्लैम्सिया बहुत सीवियर होता है, ओके, दैट विल लीड टू द प्लेटलेट काउंट रिडक्शन. यानी कि हमारे जो प्लेटलेट काउंट्स है वो क्या होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं. नॉर्मली हमारे प्लेटलेट्स कितने होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख तक. ओके, 1.5 से लेके 4.5 लाख तक. ओके, लेकिन प्री एक्लेम्सिया वाले फीचर्स या प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट्स जो हैं, जब इनके अंदर सीवियर फीचर्स डेवलप होता है, ओके, जब इनके अंदर इनके ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, तो इनका जो प्लेटलेट है वो सारा कंज्यूम होता है. प्लेटलेट कंज्यूम होने की वजह से इनके प्लेटलेट में डेफिशिएंसी होती है. दैट विल बी लेस देन 100,000. फाइन. सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद एक और पॉइंट है, जब इनका किडनी डैमेज होता है, इनकी किडनी के अंदर जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज होते हैं, तो क्या होता है कि इनका जो सीरम क्रिएटिनिन रेशो है, राइट, या तो फिर इनका जो सीरम क्रिएटिनिन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ से फिल्ट्रेशन नहीं होती ना, नॉर्मल फिल्ट्रेशन. तो सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, दैट विल बी मोर देन 1.1 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और डबलिंग ऑफ क्रिएटिनिन कॉन्सेंट्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ अदर रिनल डिजीजेस. इनको और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता. नॉर्मली इनका जो किडनी है बिफोर प्रेगनेंसी बिल्कुल कम्प्लीटली नॉर्मल होता है, लेकिन क्या है कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इनके अंदर किडनी के कॉम्प्लिकेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं. ओके, उसके बाद क्या है, लीवर ट्रांसएमाइनेसिस एटलीस्ट ट्वाइस द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल. तो इनका जो लीवर ट्रांसएमाइनेसिस है, जैसे कि ST ALT, वो भी रेस कर जाता है. ओके, वो भी रेस कर जाते हैं. उसके अलावा है पल्मोनरी एडेमा. वी डिस्कस्ड अबाउट द पल्मोनरी एडेमा. ये जो पेशेंट्स होते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, क्या है कि वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं. वेजोडाइलेशन कॉज करने की वजह से इनके ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता से इनके लंग्स के अंदर लीक होना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडेमा डेवलप होता है. इसी तरह से है न्यूरोलॉजिकल और विजुअल सिम्टम्स. ये भी पेशेंट के अंदर होता है. ओके, आई टोल्ड यू, हेडेक, सीजर, समटाइम्स विजुअल सिम्टम्स भी आते हैं पेशेंट को. उसके अलावा है न्यू ऑनसेट हेडेक अनरिस्पॉन्सिव टू मेडिकेशन एंड नॉट अकाउंटेड बाय अल्टरनेटिव डायग्नोसिस. राइट, तो ये फीचर्स हैं इनके अंदर. उसके अलावा क्या है कि वी हैव अनदर HELP syndrome. What is HELP syndrome? It is basically a variant of severe preeclampsia with severe features. अच्छा, अब आपके पास एक पेशेंट है जो कि प्री एक्लेम्सिया के साथ आई है, राइट. प्री एक्लेम्सिया को अगर आपने सही से ठीक नहीं किया तो दैट विल लीड टू दिस डेवलपमेंट ऑफ प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स. ओके, अगर आपने प्री एक्लेम्सिया को ठीक नहीं किया सो दैट विल लीड टू द प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स. और वो सीवियर फीचर्स कौन कौन से, प्लेटलेट काउंट कम होता है, सीरम क्रिएटिनिन इंक्रीज होता है, लीवर ट्रांसएमाइनेसिस वो इंक्रीज होते हैं, पल्मोनरी एडेमा होता है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं. आई होप यू रिमेंबर दिस बिकॉज वी डिस्कस्ड इन डिटेल, राइट. हियर वी डिस्कस्ड इन डिटेल हेडेक कैसे होता है, उसके अलावा प्लेटलेट काउंट्स कैसे कम होते हैं, हेमोलिसिस कैसे होते हैं, पल्मोनरी एडेमा, AST ALT कैसे रेज करता है, प्रोटीन्स कैसे रेज करते हैं. ओके, अच्छा, प्रोटीन्स कैसे लीक होते हैं एक्चुअली, राइट. सो वी डिस्कस्ड इन डिटेल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्प सिंड्रोम. हेल्प सिंड्रोम क्या है, अगर आपने इस प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर को आपने ठीक नहीं किया सो दैट विल लीड टू द हेल्प सिंड्रोम, राइट. अ वेरिएंट ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स कंसिस्ट ऑफ हेमोलिटिक एनीमिया. इसमें जो है फीचर जो है वो और सीवियर होते हैं, राइट. एंड दैट विल द पेशेंट विल प्रेजेंट टू यू विद द हेमोलिटिक एनीमिया. हेमोलिटिक एनीमिया आई टोल्ड यू कि क्या होता है, कभी कभी रेड ब्लड सेल जब हमारे ब्लड वेसल्स से गुजरते हैं, राइट, जब ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस वगैरह होगा तो उन थ्रोम्बस के साथ रेड ब्लड सेल की टक्कर हो जाती है. टक्कर होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स रप्चर होते हैं. ओके, दैट विल लीड टू हेमोलिटिक एनीमिया. एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होते हैं इन पेशेंट्स में. वी डिस्कस्ड इन डिटेल देयर मैकेनिज्म. एंड लो प्लेटलेट लीडिंग टू डिस्टेंशन ऑफ हेपेटिक कैप्सूल. Sorry, low platelet, etiology unknown. Clinical manifestation are explained by vasospasm leading to distension of hepatic capsule. Hemorrhage होता है and an organ
नेक्रोसिस। रिस्क फैक्टर्स में क्या है? नल्ली पैरिटी, एक्सट्रीम्स ऑफ एज लेस देन 20 years या मोर देन 35 years, मल्टीपल गेस्टेशंस, मोलार प्रेगनेंसी, renal diseases caused by systemic lupus erythematosus or type 1 diabetes mellitus, a family history of preeclampsia and chronic hypertension। अच्छा, उसके बाद है इंडिकेशन फॉर डिलीवरी। सो वी विल डिस्कस ऑल दिस, ओके। तो ये आपने याद रखना है, हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम एक्चुअली में होता क्या है? दिस इज अ वेरिएंट ऑफ द सीवियर प्री एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स, ओके। इसमें क्या है? इसको आपने इस तरह से याद रखना है, HELLP, हेल्प सिंड्रोम। H फॉर द हेमोलिसिस, E फॉर द एलिवेटेड लिवर एंजाइम जैसे कि AST ALT। उसके बाद LP स्टैंड्स फॉर द लो प्लेटलेट काउंट, ओके, राइट। तो ये चीज़ें आपको मिलती है। उसके अलावा व्हेन वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द प्री एक्लेम्सिया, इन पेशेंट्स को आपने ट्रीट कैसे करना है, दिस इज वेयर द क्वेश्चंस कम फ्रॉम, ओके, राइट। ट्रीटमेंट से वो, दे विल, ट्रस्ट मी, दे विल आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये सारा टॉपिक अगर आप फॉर एग्जांपल इनको याद ना भी रखें, वैसे तो याद रखना है आपने एग्जाम के लिए, ओके, बट स्टिल इफ फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। कि फॉर एग्जांपल आपने पेशेंट्स को मैनेज कैसे करना होता है। You can clearly see in this picture. This is the preeclampsia. Preeclampsia actually में क्या है? These patients are mostly या usually asymptomatic. Okay, the preeclampsia features, preeclampsia patients are usually asymptomatic. और इसमें जो हमारा blood pressure increase होता है, that is mildly increased. Means blood pressure will be more than 140 by 90 millimeters of mercury on two occasions, more than 4 hours apart, and proteinuria that is more than 300 milligrams per 24 hour और 2 plus positive urine dipsticks। दैट मीन्स इसमें एक तो हमारा ब्लड प्रेशर रेस करता है, दूसरा प्रोटीन यूरिया होता है पेशेंट को। ये दो बातें आपने याद रखनी है, सिंपल, ओके। तो इसमें क्या करते हो आप? इसमें अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जो कि 37 वीक गेस्टेशन है उसका, तो इन दैट केस यू विल गो विद द डिलीवरी, सिंपल, राइट। क्योंकि 37 वीक में जो है वो गेस्टेशनल पीरियड जो है 9 मंथ का होता है, ओके। और एक बच्चा 9 मंथ का अगर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं? डिलीवरी करते हैं। बट इन केस अगर आपके पास एक पेशेंट आई है, उसको प्री एक्लेम्पसिया, उसका ब्लड प्रेशर भी रेज है, उसके अंदर प्रोटीन यूरिया भी है, और जो गेस्टेशनल एज है उसका दैट इज़ लेस देन 37 वीक्स, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि लेविटोलोल, निफेडिपिन या तो फिर मिथाइलोपा। ये ड्रग्स दे के हम क्या करते हैं? पेशेंट के ब्लड प्रेशर को हम मैनेज करते हैं, ओके। और हम वेट करते हैं 37 वीक तक। जैसे ही एक मदर 37 वीक तक उसका गेस्टेशन पहुंच जाता है, उसके बाद हम डिलीवरी करते हैं, सिंपल, ओके। तो अगर 37 वीक का है तो हम डायरेक्ट डिलीवरी करते हैं, अगर लेस देन 37 वीक है तो हम कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं जैसे कि लेविटोलोल, निफेडिपिन या मिथाइल डोपा, ओके, ओरल ड्रग्स। और हम वेट करते हैं कि 37 वीक तक गेस्टेशन पहुंचे। जैसे ही 37 वीक तक गेस्टेशन पहुंचेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिलीवरी, दैट्स इट। उसके बाद है प्री एक्लेम्पसिया विद सीवियर फीचर्स एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ओके। तो सीवियर फीचर्स के साथ आप क्या करते हो? एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि सीवियर फीचर्स में क्या, एक तो ब्लड प्रेशर है मोर देन 160 बाय 110 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी ऑन टू ओकेजन्स मोर देन 4 आवर अपार्ट। एक तो पेशेंट के अंदर है ब्लड प्रेशर रेस्ट। उसके अलावा पेशेंट के अंदर आपको मिल रहा है सेरेब्रल चेंजेस जैसे कि सीवियर हेडेक, ओके, सोमनोलेंस, विजुअल चेंजेस या ब्लड वीएन, स्कोटोमाटा, ओके। उसके अलावा भी कुछ फीचर्स है जैसे कि प्रोग्रेसिव रेनल इंसफिशिएंसी, पल्मोनरी एडेमा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ओके। क्योंकि ये जो हमारा फॉर एग्जांपल लीवर है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से क्या है कि राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है पेशेंट को। हेमोलिसिस एंड एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या तो फिर हेल्प सिंड्रोम। अच्छा, अगर आपके पास एक पेशेंट आई है जिसके अंदर क्या है? हेल्प सिंड्रोम वाले सारे फीचर्स मौजूद हैं, ओके। हेल्प सिंड्रोम वाले सारे फीचर्स मौजूद है उस पेशेंट के अंदर, तो इन दैट केस आप क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एक बात याद रखनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, ओके। आपने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, आपने पेशेंट को घर नहीं भेजना है इन फीचर्स के साथ। उसको सीवियर हेडेक भी है, उसको फॉर एग्जांपल ब्लड विजन है, पल्मोनरी एडेमा है, और आपने जो है पेशेंट को घर भेज दिया। आपने ये चीज़ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन यू विल कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट, ओके, राइट। आप पेशेंट का जो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करोगे डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू, ओके। ड्रग्स आपके पास कौन कौन से फॉर एग्जांपल?
लेबिटोलोल हाइड्रोलिजिन ये आप आईवी देते हो पेशेंट को, ओरल नहीं देना आपने, क्यों? क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, सो इन दैट केस यू विल गो विद द आईवी। ओके, तो आप लेबिटोलोल दे सकते हो या तो फिर हाइड्रोलिजिन, यहाँ पे लिखा है मैंने लेबिटोलोल या हाइड्रोलिजिन। ओके, right? Delivered by 34 weeks must balance maternal risk with risk of prematurity in the infant. What does it mean basically? Listen very carefully. अगर आपके पास एक पेशेंट है, राइट, पेशेंट है, और उस पेशेंट के अंदर जो गेस्टेशनल है एज है दैट इज़ लेस देन 34 वीक्स। ओके, आपके पास एक पेशेंट आई है बहुत ही सीवियर फीचर्स के साथ, उसके अंदर सेरेब्रल चेंजेस है, ब्लड वीएन है, प्रोग्रेसिव रेनल इंसफिशिएंसी, ये सारे हैं। ओके, तो उस केस में आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने गेस्टेशनल एज देखना है। अगर गेस्टेशनल एज है लेस देन 34 वीक्स, अगर गेस्टेशनल है लेस देन 34 वीक्स, तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में आप कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हो। कोर्टिकोस्टेरॉइड में स्पेशली कौन सा वाला? बेटामेथासोन। ओके, राइट, तो आप कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हो। कोर्टिकोस्टेरॉइड कौन सा वाला? बेटामेथासोन। अब ये कोर्टिकोस्टेरॉइड हम क्यों देते हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये स्टेरॉइड क्या करता है? लंग मैच्योरेशन करता है। LUNG, लंग मैच्योरेशन। किसका लंग मैच्योरेशन? मदर का नहीं, फीटस का लंग मैच्योरेशन करता है। ओके, तो फीटस का क्या करता है ये स्टेरॉइड? लंग मैच्योरेशन। लंग मैच्योरेशन होने के बाद फिर हम क्या करते हैं? उस बेबी को या उस फीटस को बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर। ओके, इसको हम वैसे ही नहीं निकाल सकते। अगर हम वैसे ही निकालेंगे तो बेबी का लंग जो है वो इमेच्योर होता है, उसमें जो है सर्फेक्टेंट्स सही से डेवलप नहीं हुए होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम सबसे पहले स्टेरॉयड देते हैं ताकि बेबी का लंग सबसे पहले मेच्योर हो। ओके, फिर उसके बाद हम उस फीटस को बाहर निकालते हैं। फाइन। लेकिन अगर आपके पास एक पेशेंट है, राइट, जिसका ब्लड फॉर एग्जांपल जो कि ऑलरेडी मोर देन 34 वीक्स है, या तो फिर वो जो पेशेंट आई है आपके पास द गेस्टेशनल एज इज़ 37 वीक्स, सो इन दैट केस आपने जो है क्या करना है? आपने वेट नहीं करना, आपने स्टेरॉइड वगैरह नहीं देना है, आप डायरेक्ट क्या करते हो? यू विल डायरेक्टली गो विद द डिलीवरी। ओके, यू विल डायरेक्टली गो विद द डिलीवरी। फाइन। अगर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन के साथ पेशेंट आई है आपके पास, अगर लेस देन 34 वीक्स है, सो इन दैट केस क्या करना है? आपने सबसे पहले स्टेरॉइड देना है, लंग मैच्योरेशन हो, लंग मैच्योरेशन के बाद आपने क्या करना है? फिर डिलीवरी करना है आफ्टर 24 to 48 आवर्स। ओके, so this is the management for the preeclampsia with the severe features. Okay, fine. अच्छा, अब प्री-एक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स के अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल सेरेब्रल चेंजेस में अगर आपको समटाइम्स क्या होता है, हमें जो है सीजर्स मिलते हैं। ओके, सीजर्स। तो इस सीजर को हम कैसे मैनेज करते हैं? सीजर को हम मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ओके, so this is about the preeclampsia and preeclampsia with severe features. This is the management. उसके अलावा जो है या वी डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, एक और बात है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गया। वी विल डिस्कस अबाउट द eclampsia। eclampsia क्या? मोस्ट कॉमन साइन प्रेसिडिंग एन eclamptic अटैक, हेडेक, विजुअल चेंजेस एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन और एपिगेस्ट्रिक पेन। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हमारे प्री एक्लेम्सिया के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। ओके, प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? एक तो हमारे पास इसमें प्री एक्लेम्सिया के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। प्लस इसके अंदर होता है सीजर्स। ओके, राइट, तो एक तो प्री एक्लेम्सिया के सारे फीचर्स होते हैं, इंक्लूडिंग दैट वी विल आल्सो हैव सीजर्स। अगर प्री एक्लेम्सिया के साथ अगर हमारे पास सीजर भी हो, सो दैट इज कॉल्ड एज द इक्लेम्सिया। फाइन। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं? लिसन वेरी केयरफुली। द सेम मैनेजमेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने लेविटोलोल देना है या हाइड्रोलिजिन आईवी। ओके, ताकि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो। पेशेंट का ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होता है, इन विथ दैट यू हैव टू गिव मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट हम कब देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट हम ड्यूरिंग द डिलीवरी भी देते हैं। ओके, ड्यूरिंग द लेबर, आफ्टर द लेबर भी देते हैं हम। ओके, फॉर 24 आवर्स। अंडरस्टूड। तो इसके साथ साथ हम क्या करते हैं? इमीडिएट डिलीवरी करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन है। अगर आप फॉर एग्जांपल डिलीवरी को डिले करोगे, सो इन दैट केस क्या होगा? सीजर डेवलप होगा, स्ट्रोक डेवलप हो सकता है मदर के अंदर। ओके, और इंक्लूडिंग दैट किडनी फेलियर हो सकता है। तो हेल्प सिंड्रोम तो आपने पढ़ा ही है। तो एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को आपने कैसे ट्रीट करना है? सबसे पहले ब्लड प्रेशर को आपने मैनेज करना है, मैग्नीशियम सल्फेट देना है इन ऑर्डर टू अवॉइड द सीजर्स। उसके बाद आपने डायरेक्ट डिलीवरी करना है। ओके, राइट। अगर मैग्नीशियम सल्फेट से काम
ठीक नहीं हो रहा है, सो यू कैन ऑल्सो गो विद द IV डायजेपाम। ओके, IV डायजेपाम। अच्छा, ये सारी बातें जो है आपके बुक के अंदर लिखी है। ओके, यू कैन रीड द बुक एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन कमेंट एंड आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर यू। ओके, उसके अलावा एक और MCQ है। वॉच फॉर साइंस ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और कोमा। राइट, तो ये है आपके पास। कभी कभी क्या है कि हम मैग्नीशियम सल्फेट जब बहुत ज़्यादा देते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा देने की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, यानी कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी काज होता है। ओके, राइट, तो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी काज होता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। उसके बाद है आपके पास सीजर कंट्रोल और प्रोफ्लेक्सिस विथ मैग्नीशियम। यस, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। कभी कभी क्या है कि आप मैग्नीशियम सल्फेट जो देते हो, राइट, मैग्नीशियम सल्फेट, इससे क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आप देते हो तो कभी कभी मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी भी होता है। इस मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी को आप कैसे ट्रीट करते हो, विद द हेल्प ऑफ द IV कैल्शियम ग्लूकोनेट। ओके, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, इसके साथ आप मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी को ठीक कर सकते हो। राइट, इफ सीजर्स रिकर देन इन दैट केस यू विल गो विद द IV डायजेपाम। अगर आपने सब कुछ, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट दिया, स्टिल द seizure is recurring, okay, so in that case you go with the IV diazepam, right? So these are the most important points that you have to remember regarding these. उसके अलावा कुछ complications है, जैसे कि cerebral hemorrhage, aspiration pneumonia, hypoxic encephalopathy and thromboembolic events and fetal or maternal death, right? So this is all about the eclampsia, preeclampsia and chronic and gestational hypertension.